अब तक हम लोग सेकेंड चैप्टर में सोवियत संघ के विघटन, उसके परिणाम और कारण के बारे में पढ़ा। अब हम लोग साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी को पढ़ना है। तो बच्चों, शॉक थेरेपी एक चिकित्सा का शब्दावली है। शॉक थेरेपी का अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो उसको बिजली के झटके देकर उसका इलाज किया जाता है। लेकिन शॉक थेरेपी शब्द का प्रयोग इस साम्यवादी शासन में किया गया है। तो बच्चों, सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों में पूंजीवाद को अपनाया गया। चूंकि सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, चूंकि वहां के जो विघटन हुआ इस व्यवस्था के कारण हुआ, तो इसलिए साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद को अपनाया। यह साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण ही शॉक थेरेपी कहलाया। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद के संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बटा था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। जो पूंजीवादी गुट था वो यूएसए और साम्यवादी गुट था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समाजवादी सोवियत गणराज्य। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य में साम्यवादी व्यवस्था था। वहाँ जो स्वामित्व था राज्य के नियंत्रण में था, राज्य का स्वामित्व था। और चूंकि पूंजीवाद में निजी स्वामित्व था, जो पूंजी की व्यवस्था थी वो निजी हाथों में थे। तो पूर्व सोवियत संघ ने साम्यवाद को छोड़ दिया और पूंजीवाद को अपना लिया। यही है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का अभिप्राय यह है सामान्य शब्दों में कि पूर्व सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर, साम्यवादी व्यवस्था को त्याग कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। यही है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए, क्या इसमें परिवर्तन हुआ? तो अब सभी देशों को पूंजीवाद अपनाना था। जो स्वतंत्र होने के बाद जो सोवियत संघ के गणराज्य थे उन लोगों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और संघ के हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना था। सोवियत संघ की जो भी साम्यवादी व्यवस्था था उसकी संरचना हर तरह से उनको निजात पाना था। इससे निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा, रूस की संपदा का निजीकरण होने लगा। अब पूंजी सरकार के हाथों में नहीं रहे। जो सारे स्वामित्व सरकार के हाथ में था, राज्य के नियंत्रण में था, अब निजी हाथों में आने लगा। खेती का तरीका भी बदल रहा था। पहले सोवियत संघ में खेती सामूहिक रूप होती थी, लेकिन अब खेती का तरीका बदलने लगा। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। ऐसा माने जाने लगा कि व्यापार से ही विकास होगा। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पहले व्यापार आपस में होता था, सोवियत संघ के ही अपने राज्यों में होता था और सोवियत खेमे में ही होता था। लेकिन अब जो व्यापार होने लगा पश्चिमी देशों के साथ किया जाने लगा। तो बच्चों, ये सोचा गया कि जब पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाया जाएगा तो रूस की आर्थिक विकास बहुत अच्छा होगा। तो यही था मेन चीज। सोवियत संघ विघटन का कारण यह था कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी थी, शासन व्यवस्था चरमराने लगी थी। जब ये सोचा गया कि जब इस तरह का व्यवस्था अपनाया जाएगा तो रूस का विकास होगा, लेकिन जो विकास जितना होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। तो बच्चों, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुआ? तो 1990 में अपनाए गए शॉक थेरेपी का जो परिणाम जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं प्राप्त हो सका। जो वादा किया गया था उसका उल्टा हुआ। क्या हुआ? पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस होने लगी। जो साम्यवादी व्यवस्था थी राज्य के नियंत्रण में थी, जनता का ध्यान दिया जाता था, विकास हो रहा था। जो राज्य के नीतियों से व्यवस्थित थी वो व्यवस्था धीरे तहस नहस हो गई। रूस का ढांचा चरमरा गया, जनता बर्बाद होने लगे। रूस का पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा चरमरा उठा। जो जनता के विकास,
शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब का जो राज्य ध्यान देता था, ये धीरे धीरे निजी हाथों में जाने से अमीरी और गरीबी में काफी विषमता की खाई दिखने लगी। जो उद्योग धंधे सरकार के हाथे में थे, लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों में बेचना पड़ा। रूस की मुद्रा में गिरावट आने लगी और मुद्रास्फीति बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, लोगों की जमा पूंजी जाने लगी। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। जहां पर रूस खाद्यान्न का निर्यात करता था, काफी खाद्यान्न होता था, लेकिन खेती का तरीका बदलने से उत्पादन कम होने लगा, अर्थात खाद्यान्न का भी आयात करना पड़ा। कई देशों में माफिया वर्ग उभरे, अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिए। इस प्रकार यह सोचकर यह व्यवस्था अपनाया गया कि पूर्व सोवियत संघ का विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये रूस के विकास के लिए किया गया, लेकिन जो परिणाम प्राप्त होना चाहिए, जो फल प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाया। तो बच्चों, सोवियत संघ के विघटन बाद कई राष्ट्रों में थे, तो उसमें मध्य एशिया के भी राष्ट्र थे। तो मध्य एशिया से क्या प्राय है, तो आर्थिक बदलाव ही प्राथमिकता थी, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण नहीं हो सका। तो पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, एक ही दल का शासन था और कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो जब इसके बदलाव के साथ साथ शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन होना था, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। मध्य एशिया में संविधान बना, मगर बहुत जल्दबाजी में बना। कुछ देशों के राष्ट्रपति ने इतनी शक्तियां प्राप्त करने कि अपने प्राप्त करने के कई वर्षों के लिए अपने पद को व्यवस्थित बना लिया, पुनः फिर 10 वर्षों के लिए बढ़ा लिया, अर्थात कई वर्षों से 20 वर्षों तक शासन किया। तो बच्चों, ये कि जो कोई शासक ज्यादा दिन तक शासन करेंगे तो वहां का शासन निरंकुश और सत्तावादी हो जाएंगे और जनता के हित में शासन नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं रहेगा। तो मध्य एशिया में ही रूस तथा अन्य देश जो कभी सोवियत संघ द्वारा शासित हुआ करते थे, लगभग 10 साल तक आर्थिक विकास करना 10 साल के बाद आर्थिक विकास करना शुरू किया, अर्थात 1991 में विघटन हुआ, ये बदलाव हुआ, अर्थात लगभग सन 2000 के बाद रूस दोबारा खड़ा होना शुरू हुआ। तो अर्थव्यवस्था में विकास के क्या कारण थे, तो अर्थव्यवस्था में कैसे विकास हुआ, तो मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधन के विशाल भंडार थे। इन देशों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु, प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात इससे विकास हुआ। तो इन देशों के ने अपने संसाधनों का जिन देशों को जरूरत वहां पर निर्यात किया। बाकी देशों में यहाँ से जो पाइप लाइन गया, उससे उन देशों में जहाँ पर ये संसाधन नहीं थे, पाइप लाइन ले जाने से उनके जो किराया प्राप्त हुआ, उससे विकास हुआ। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा था। खनिज तेल, प्राकृतिक संसाधन के कारण चीन के भी हित इससे जुड़े हुए थे। तो बच्चों, सितंबर 2001 में जब अमेरिका में आतंकवाद की घटना हुई, तो अमेरिका भी इन देशों की तरफ उन्मुख होने लगा, अपने सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। तो अफगानिस्तान, इराक के कुछ भूमि को अमेरिका ने भी किराए पर ले लिया और धीरे धीरे अमेरिका में भी इस क्षेत्रों में अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाने लगा। तो जो मध्य एशिया के गणराज्य थे और जो छोटे छोटे देश थे वहां पर तनाव होने लगे। तो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र, हमेशा खून खराबा इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। रूस के 2 गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले। कई वर्षों तक तजाकिस्तान गृहयुद्ध के चपेट में था। चेकोस्लोवाकिया जो एक राज्य था, वह शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया, चेक तथा स्लोवाकिया। सन 1991 में यूगोस्लाविया भी कई प्रांतों में टूट गया और कई भागों में अंत में जो प्रांत थे टूटने के बाद आपस में संघर्ष हुए, जो कि नाटो को भी यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा। क्योंकि बच्चों, नाटो जो सोवियत संघ का जो सैनिक संगठन था, वार्सा पैक्ट, तो 1992 में वो विघटन कर दिया गया, लेकिन नाटो बना रहा
और साम्यवादी व्यवस्था से जो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने लगा और पश्चिमी क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाने लगा, तो नाटो भी सहायता करने लगा। तो बच्चों, ये था शॉक थेरेपी क्या हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा चैप्टर इर्द गिर्द सोवियत संघ के इर्द गिर्द घूम रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्व साम्यवादी देश अर्थात सोवियत संघ और भारत से संबंध। पूर्व सोवियत संघ और भारत से हम लोग को संबंध पढ़ना है। तो भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, दोनों में बहुत मधुर संबंध थे। सोवियत संघ के संबंध में सोवियत संघ ने हमेशा भारत की मदद की। इनके संबंधों को हम 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं, जैसे आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सैन्य संबंध, सांस्कृतिक संबंध। तो आर्थिक संबंध, तो देखिए, जब आजाद हुआ 1947 में, तो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका। तो बच्चों, भारत का जो आर्थिक विकास था, और चूंकि बहुत गिरा हुआ था, तो भारत ने कंपनी स्थापित करना था। तो भारत को कंपनी स्थापित करने में, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्थापित में, जैसे बोकारो, भिलाई, विशाखापत्तनम की जब कंपनियां स्थापित हुई, तो सोवियत संघ ने उसमें आर्थिक सहायता दिया। कोई भी सहायता नहीं दे रहा था, लेकिन सोवियत संघ सहायता किया। जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो सोवियत संघ ने भारत को रुपये में सहायता प्रदान किया। अब है बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है राजनीतिक संबंध। तो राजनीतिक संबंध, देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य थे, जिसमें से 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। उसमें से सोवियत संघ एक था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद भी उसका उत्तराधिकारी सोवियत रूस बना। तो रूस को वीटो पावर की शक्ति प्राप्त थी। तो बच्चों, जब भारत के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना, तब पाकिस्तान बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता था। तो सोवियत संघ वीटो करके भारत की मदद करता था। तो भारत के बुरे दिनों में सोवियत संघ हमेशा मदद किया है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस दौरान पाकिस्तान की मदद अमेरिका और चीन किया। तो भारत के एक बार कहने पर सोवियत संघ भी भारत की मदद किया। जो 1966 युद्ध समाप्त हुआ, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। अब बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे सैन्य व्यवस्था के संबंध में संबंध। तो हमेशा चूंकि जब हथियार का सैन्य बराबरी करना था, हथियार का जब दौर था, तो सोवियत संघ भारत को हथियार दिए। ऐसे समय में सैन्य सहायता दिया जो उस समय कोई देश भारत को नहीं दे रहा था। भारत को हथियारों की भी आपूर्ति किया। सांस्कृतिक संबंध, तो सोवियत संघ में भारत और सोवियत संघ से सांस्कृतिक संबंध अच्छे हैं। हिंदी आज भी सोवियत रूस में हिंदी फिल्में लोकप्रिय हैं। फिल्मी क्षेत्र में अमिताभ बच्चन जी और राज कपूर जी का नाम हमेशा वहाँ लिया जाता है। तो बच्चों, भारत और रूस के संबंध हमेशा ही मधुर रहे हैं। रूस हमारा हमेशा सच्चा मित्र रहा है, क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, यह समझ के कि हम यदि किसी भी गुट के पिछलग्गू बनेंगे तो हमको सहायता नहीं मिलेगी। तो देखिए, भारत को कभी रूस से भी सहायता मिली, कभी अमेरिका से, लेकिन रूस जो है भारत का हमेशा से ही सच्चा मित्र रहा है। कभी हथियार देकर तो कभी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद करता रहा है। तो इससे भारत के संबंध बहुआयामी रहे हैं। भारत और रूस दोनों का सपना था कि विश्व बहुध्रुवी हो। पहले तो द्विध्रुवी था, फिर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व एक ध्रुवी हो गया। और तो इसके बाद भारत और रूस का ये सपना रहा कि विश्व बहुध्रुवी हो। जो पहले विश्व 2 हिस्सों में बटा था, यूएसए और यूएसएसआर, तो भारत जाने किसी खेमे में नहीं जाना था। तो जब दुनिया में बहुत सारे देश ताकतवर रहेंगे और तो सब लोग विकास करेंगे, तो सबकी सामूहिक रक्षा की जिम्मेदारी रहेगी, तो इससे विश्व का विकास होगा। तो विश्व में कई शक्तियां मौजूद होने से सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सामूहिक रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा को बातचीत से निपटाया जा सकता है।
तो सोवियत रूस और भारत में 2001 में लगभग कई समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा हथियार को लेकर लगभग 80 समझौते हुए हैं। आज भी रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो बच्चों, यह चैप्टर समाप्त हो गया है। तो जो भारत और सोवियत संघ के संबंध की बात है, तो आप लोगों का इसका हम पिक्चर भेजे हैं PDF रूप में। वहाँ पर एक बॉक्स में इन संबंध को दिया गया है, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।